NTA UGC नेट यानी निमिज नेट। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, NTA UGC नेट कम्युनिकेशन क्लास 4। आज की इस क्लास में हम जानने वाले हैं 15 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर में से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेपर फर्स्ट में। ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर 1 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे। नंबर 2 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे। नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 4 पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर 5 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिज नेट है तो जीआरएफ है। दोस्तों संचार में वैसे तो बहुत तरह की बाधाएं आ सकती है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई गाड़ी गुजर गई हमारे साथ पास से, या फिर फ़ोन कॉल में दिक्कत आने लगी नेटवर्क के अंदर, या फिर हमारे समझने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो काफ़ी तरह की बाधाएं हो सकती है संचार करने के दौरान। तो आज इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। देखिए मुख्य रूप से जो बाधाएं आती है हमारे अंदर, हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की बात करते हैं, यानी कि जब संगठन है या फिर जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं उनका साइज अगर बड़ा है छोटा है तो किस तरह से कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। संगठन का आकार, जैसे कि हमने बात कर ली, मान के चलिए 10 लोग हैं, 10 लोगों से बात करेंगे तो अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे अगर 100 लोग हो तो उनसे बात करने में हमें काफ़ी परेशानी होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं कर्मचारियों के बीच भौतिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस बात काफ़ी मायने रखती है। मान के चलिए एक व्यक्ति हमारे सामने है बिल्कुल, तो उससे हम अच्छे से बात कर सकते हैं। दूसरा व्यक्ति मान के चलते हमसे 20 फीट दूर है या फिर हमसे 100 किलोमीटर दूर है, तो दूरी बहुत मायने रखती है। जो जितना पास होगा उतना अच्छे से हम उसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। अगर कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में अच्छे से जानता है, मान के चलिए आप, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप यूजीसी नेट के बारे में बेसिक जानकारी जानते हैं, लेकिन कोई एक बिल्कुल नया स्टूडेंट आए, उनको हम समझाएंगे चीज़ें तो उनको समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो जो व्यक्ति जिस चीज़ का जानकार है वो उस चीज़ को जल्दी कैचअप करेगा, जल्दी से उसको समझ पाएगा। संगठन की संस्कृति यह स्वतंत्रता और विश्वास पर भी प्रभाव डालती है, यानी कि किस तरह की वहाँ का माहौल कैसा है। जैसे हम कहते हैं ना भाई, इस गांव के बच्चे, इस मोहल्ले के बच्चे तो काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे से सुनते हैं। और कई गाँव ऐसे होते हैं या फिर कई मोहल्ले ऐसे होते हैं, स्कूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर बच्चे काफ़ी लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं, तो वो अच्छे, वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। संस्कृति बहुत महत्व करती है। आगे हम बात करते हैं कि जैसे संगठन के नियम वगैरह भी, नियम पे भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है। मान के चलिए अक्सर ये देखा जाता है कि एसबीआई बैंक वगैरह में, कहीं भी सरकारी बैंक में हम जाते तो वहाँ के जो नियम कायदे कानून होते बहुत ही लचीले होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता। वहाँ पे लोग भटकते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। कोई कहता है उतने नंबर काउंटर पे जाओ, वो फिर आगे भेज देगा, फिर आगे भेज देगा। तो जो नियम और कानून होते हैं हमारे संगठन के अंदर वो भी बहुत मैटर करते हैं। अपर्याप्त सुविधाएं और अवसर, अगर हमारे पास फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी तो भी हमारा कम्युनिकेशन। यांत्रिक बाधाओं को पारस्परिक और जनसंचार दोनों में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों यांत्रिक यानी कि टेक्निकली जो चीजें हैं, यंत्र की जो चीजें हैं, वो हम पर्सनली और जब मास कम्युनिकेशन करेंगे तो दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे कि हम मान के चलते हैं, जैसे टीवी स्क्रीन है, हम कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, उसके अंदर अगर कुछ खराबी आ गई तो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से हम टेलीफोन की बात करें, टेलीफोन में हमने अक्सर देखा जब भी हम बात करते हैं तो काफ़ी बार हमारी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है या फिर कट कट के आवाज़ आने लगती है, तो काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता उस वजह से। और भौतिक बाधाओं के अंदर और भी काफ़ी तरह की चीज़ें आ सकती है, जैसे
से शोर आ गया, जैसे हम बात कर रहे हैं पीछे से गाड़ी निकल गई या कुछ और हो गया, शोर हो गया, अदृश्यता हो गया, मीन्स वही चीज़ होगी जैसे कि हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, मान के चलिए वीडियो कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर अच्छे से फ़ोटो दिखाई नहीं दे रही है। और वातावरण, भौतिक सुविधाएं खराब, खराब स्वास्थ्य होना, या फिर ध्यान केंद्रित न हो पाना, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम देख लेते हैं, जैसे कि प्रतिस्पर्धा करते हुए उद्दीपन या सद्दीपन। इसका मीन्स ये है दोस्तों, मान के चलिए कि क्लास के अंदर हम पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बाहर एक रैली जा रही है, लोगों की रैली जा रही है, बड़ी जोर जोर से नारे लगा रहे, तो वो क्या है कि हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित दूसरी तरफ हो जाएगा, हमारा पढ़ाई से ध्यान हट के दूसरी तरफ चला जाएगा। आगे हम बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित तनाव। कक्षा में उच्च ताप, वायु संचालन का उपयुक्त न होना, जैसे कि मान के चलिए कई बार कोचिंग सेंटर में जाते हैं, वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखा सही से नहीं चल रहा, एसी नहीं है, तो हमारा क्या है कि पढ़ने में मन नहीं करेगा, ऐसा मन करेगा कि यार जल्दी से जल्दी कब इस क्लास से बाहर हम जाएं। तो वातावरण काफ़ी मायने रखता है इसके अंदर। व्यक्तिनिष्ठ तनाव, सब्जेक्टिव स्ट्रेस, अगर हमारे अंदर कुछ स्ट्रेस होगा, किसी बात को लेके कुछ तनाव होगा, तो भी हम अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। प्राप्तकर्ता के माध्यम से अपरिचित होना, ये देखिए, प्राप्तकर्ता के माध्यम से अपरिचित होना, यानी कि जो रिसीवर है, रिसीवर के पास कैसा माध्यम है, किससे वो चीज़ें देख रहा है, कहाँ से वो कम्युनिकेशन कर रहा है, वो हमें नहीं पता होगा तो हम अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब मान के चलिए अब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास कीपैड वाला फ़ोन हो, उसमें छोटी स्क्रीन हो, छोटी स्क्रीन पे वीडियोज़ अच्छे से ना चल सकती हो, तो काफ़ी तरह की चीज़ें हो सकती है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप सभी को अच्छे से दिख रही होगी वीडियो, अच्छे से सुन पा रहे होंगे, लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका फ़ोन ख़राब हो, फ़ोन स्क्रीन टूटी हुई हो, या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो, तो काफ़ी तरह की चीज़ें हो सकती है। अगर हम रिसीवर का, जो स्टूडेंट है उसका नहीं पता होगा कि उसके पास कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है, तो भी हमारा कम्युनिकेशन खराब हो सकता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मानसिक अवरोध या बाधाएं, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। मानसिक रूप से व्यक्ति विशेष संदर्भ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यह है हमारी संस्कृति, आदर्श, मूल्य, आस्था, विश्वास आदि का मिश्रण है। बाल्यावस्था के अनुभव आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। ये देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों का संदर्भ एक समान नहीं हो सकता। अब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ अपनी राय रख लेते हैं, या फिर व्यक्तित्व भी अलग अलग होता है ना। जैसे मान के चलिए कोई बच्चा एक क्लास में बैठा हुआ है, वो शरारत कर रहा है, उसकी शरारत करने की आदत ही ऐसी है कि वो शरारत करता है, हमेशा शरारत करता, ध्यान से वो सुनता ही नहीं है, तो वो वहाँ पे अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्योंकि बचपन से उसकी ऐसी आदत बनी हुई है। और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो बिल्कुल सीरियस होकर अच्छे से सुनते चीज़ों को, तो ये चीज़ें इस पर काफ़ी प्रभाव डालती है। आगे हम बात करते हैं आत्म छवि या स्वत धारणा, सेल्फ इमेज और सेल्फ कॉन्सेप्ट। मान के चलिए कि कोई टीचर हमें पढ़ा रहा है, लेकिन हम पहले से ही उनके बारे में गलत धारणाएं बना के रखते हैं, या फिर अपने अंदर विचार रखते हुए ये व्यक्ति तो ऐसे। देखिए, हर इसके अंदर क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने बारे में कुछ छवि या धारणा बनाकर रखता है। हमारी आत्म छवि अचेतन मन में शब्दों का अर्थ निकालने में एक भूमिका निभाती है। देखिए, जैसे मान के चलिए कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, वो ना पहले से डिसाइड कर लेते हैं यार मेरे को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि हम बात करें अपने ज़्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है कि उनको डीआई समझ में नहीं आता, वो मैथ के क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, तो उन्होंने पहले ही एक अपनी छवि बना ली है, अपने आप की एक इमेज बना ली है कि मेरे को ना मैथ के क्वेश्चन नहीं आते, मैं डीआई नहीं कर सकता। तो वो क्या है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा उन चीज़ों को, वो पहले से ही धारणा बना रखी है उन्होंने। तो ये चीज़ होती है, और इस चीज़ को आप बहुत 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 अच्छे से समझ सकते हैं। शायद आप भी डीआई के क्वेश्चन से डरते होंगे, लेकिन डीआई के क्वेश्चन दोस्तों आप देखना सितंबर और नवंबर 2020 एग्जाम में भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए हैं। अब जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान आने लग गए हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से मैथ के क्वेश्चन भी आसान आ रहे हैं। तो डरिए मत, अपने आप की एक छवि मत बनाइए कि मुझे आता नहीं है, आप ये छवि बनाइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, ये छवि बनाइए आप। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुभव क्षेत्र। अगर हमें किसी चीज़ का अनुभव नहीं है
तो हम उसको अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। किसी चीज़ का हमें अनुभव ज़्यादा है तो उसको बहुत जल्दी सीख पाएंगे। विज्ञान के छात्रों को शायद ही हिंदी साहित्य की बातें ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में न आए। ठीक है, वही बात आ गई ना, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट होंगे, उनको साइंस के काफ़ी नॉलेज है, लेकिन हिंदी साहित्य की उनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि उनको अनुभव ही नहीं है उस चीज़ का। आगे दोस्तों हमारे पास संज्ञानात्मक मतभेद, कॉग्निटिव डिफरेंस, यानी कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे विरुद्ध होती है, लेकिन फिर भी हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम इसमें। एक शरारती छात्र रैगिंग के विरुद्ध पोस्टर के अर्थ एवं उद्देश्य को अच्छी तरह से समझता है। एक स्टूडेंट है, वो रैगिंग करता है, रैगिंग करना उसको अच्छा लगता है, लेकिन रैगिंग के खिलाफ एक पोस्टर आएगा तो उसको वो अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, तो कॉग्निटिव डिफरेंस यानी कि जो चीज़ हमारे विरुद्ध हो तो हम उसको अच्छे तरीके से भी समझ सकते हैं, जो हमारे विरुद्ध हो। आगे हम बात करते हैं मानसिक डर या बचाव की मुद्रा, मेंटल फियर और डिफेंसिव पोस्चरिंग। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारे अंदर मेंटल डर है, यानी कि कुछ डर बैठा हुआ है हमारे अंदर, तो हम अच्छी चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और उसके बाद में हम बात करते हैं जैसे कि यदि एक शिक्षक कक्षा में यह पूछ ले कि यह शरारत किसने की है, तो एक निर्दोष छात्र यह कह बैठे कि शरारत उसने नहीं की, तो शक के घेरे में वो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसे ये लगेगा कि यार मैं तो डरा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ यार क्या करूँ। वो डर में ये कह देगा कि सर ना 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 मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके ऊपर शक हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि डर की वजह से भी हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं हो, ये मिस इन्फॉर्मेशन हो गया ना, मिसकम्युनिकेशन हो गया कि बच्चे ने तो सच बोला कि सर नहीं मैंने नहीं किया, मैंने लड़ाई नहीं की, लेकिन फिर भी हमें उस पर शक हो गया। तो ये चीज़ें है। आगे हम बात करते हैं चयनात्मक धारणा, सिलेक्टिव परसेप्शन। यह एक तरह का पूर्वाग्रह ही है, हम ऐसे उद्दीपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी पूर्व मान्यता के विरुद्ध हो। जैसे कि मान के चलिए हमने पहले से कोई धारणा बना रखी है, भाई ये चीज़ तो ऐसे होती है, कम्युनिकेशन तो ऐसे होता है। ठीक है, कोई चीज़ हमने पहले ही अपने माइंड में सेटअप कर रखी है, भाई ये काम करने से ये होता है। उसके बाद में अगर कोई टीचर हमें समझाए तो हम उनकी बातों को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी ही धारणा बनाए रखते हैं, हम अपने अनुसार ही उसको सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एक शिक्षक किसी छात्र के बारे में अनुकूल राय रखता है और वह छात्र खराब प्रदर्शन करे तो वह शिक्षक उसके बारे में फिर भी अच्छा ही कहेगा। ठीक है, क्योंकि उसने उसकी धारणा अच्छी बना रखी है, टीचर ने अच्छी बना रखी है, लेकिन फिर भी वो गलत कर देगा ना, तो उसे विश्वास नहीं होगा जल्दी से। वो ये कहेगा नहीं 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 ये तो कर ही नहीं सकता, कर नहीं सकता। होता ना, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है, हमारे आसपास में कोई लड़का या लड़की कुछ गलत कर देता है तो हमें विश्वास ही नहीं होता, हम कहते नहीं यार नहीं ऐसा वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमने पहले से ही धारणा बना रखी है उसके बारे में कि वो अच्छा इंसान है। इसी तरीके से हम गलत धारणा भी बनाते हैं स्टूडेंट के बारे में, लोगों के बारे में कि यार वो तो बड़ा गंदा आदमी है, यार वो तो बड़ा गंदा आदमी है। अगर उससे छोटी सी भी गलती हो जाए तो हम उसको बहुत बुरा मानेंगे, क्योंकि हमने पहले ही धारणा बना रखी है उसके बारे में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, फिल्टरिंग की बात करते हैं। इसका अर्थ होता है कि सूचना में जोड़ तोड़ करके उसको प्राप्तकर्ता के अनुकूल बनाना, लेकिन इस प्रक्रिया में मूल संदेश में छिपा अर्थ बदल जाता है, इसे ग्रेपवाइन भी कहा जाता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि मान के चलिए हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ उसके बारे में, उससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मान के चलिए सास और बहू के अंदर लड़ाई होगी, ठीक है, सास बहू के अंदर लड़ाई होगी, सास अपनी बहू की बातें आगे जाके बताएगी, पड़ोस के अंदर बताएगी, अपने रिश्तेदारों को बताएगी, तो वो क्या करेगी, वो अपनी जो खुद की गलती होगी ना वो कभी नहीं बताएगी, बहू में जो गलती है वो सारी की सारी बता देगी। यानी कि फिल्टर कर दिया उसने, फिल्टर चीज़ों को फिल्टर करके जो बहू के अंदर जो गलती है ना वो सारी की सारी बता दी, लेकिन अपने अंदर जो गलती है वो उसने नहीं बताई। इस वजह से क्या होता है कि मिस कम्युनिकेशन होता है हमारा, और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, भाषाई एवं सांस्कृतिक बाधाएं क्या हो सकती है।
इसका तात्पर्य उन अवरोधों से जिनका संबंध भाषा से होता है, लैंग्वेज से। ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं दोस्तों। अगर लैंग्वेज हमारी अलग होगी तो हम अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अर्थ संबंधी अवरोध, इसका मतलब ये है कि कई बार हम बोलते कुछ है लेकिन वो अगला व्यक्ति उस बात का कुछ और ही मतलब निकाल लेता है। वर्तमान समय में आधुनिक संचार माध्यम है जैसे ईमेल, फैक्स, प्रिंट इत्यादि पर विविध भाषाओं में सूचनाओं का प्रभाव हो रहा है, जिसे ग्रहण करने के लिए अल्पभाषी को अनुवाद करना पड़ता है। आज तो हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है दोस्तों। आज हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर है, उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले ये काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। और आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा आपने, चैट में भी देखा होगा, आप चैट कुछ और कर देते हैं लेकिन अगला व्यक्ति उसे कुछ और समझ लेते हैं और फिर कई दिनों तक लड़ाई चलती है। बाद में पता चलता है यार मेरे कहने का मतलब ये था, अरे यार मैंने ये कहा था, तुमने गलत समझ लिया, है ना। ऐसा होता है ना, आपके साथ भी हुआ होगा। अगर हुआ है तो कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताना कि कब कब ऐसा आपके साथ हुआ है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों उच्च प्रसंग या निम्न प्रसंग। इसका मतलब ये है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम अपनी बात समझाने के लिए उसकी पूरी भूमिका बनाते हैं, उसको पूरा बैकग्राउंड बताते हुए, ये देखो एक बार क्या हुआ था कि वो हुआ था, फिर ये हुआ, फिर मैंने ये कहा, वो कहा, वो कहा, यानी कि पूरी लंबी बात हम खींच लेते हैं। इससे क्या होता है, अगला बोर भी हो सकता है हमारी बातों से, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कोई बात सीधी डायरेक्ट कहे, ठीक है, तो क्या पता वो बात उसको समझ में ना आए। तो ये दोनों तरह की चीज़ें हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा लंबी वो चीज़ें बनाएंगे, भूमिका बनाएंगे, तो हमारी जो अगला व्यक्ति वो बोर हो सकता है। और अगर हम डायरेक्टली बताएंगे, उसको थोड़ी चीज़ें नहीं समझाएंगे, तो भी बातें समझ में नहीं आएगी। तो ये चीज़ है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं नंबर 3 पे हमारे पास क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन। ये भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि मान के चलिए हरियाणा के जो लोग हैं और गुजरात के जो लोग हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग होगा। हरियाणा के व्यक्तियों के बारे में एक बात कही जाती है कि वो ना जब बोलेंगे ना तो ऐसे लग रहा है जैसे वो डांट रहे हैं, ठीक है। अगले व्यक्ति को ऐसे लग रहा होगा कि ये गुस्से में है, ये डांट के बात कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। वो बात भी करेंगे तो अपनी ओर से तो वो नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन अगले को क्या है, अगले को ऐसा लगेगा कि वो गुस्से में बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है। आगे हम बात करते हैं भाषा का अल्प ज्ञान होना। ये चीज़ हमने पहले ही डिस्कस कर ली है कि अगर हमें भाषा का अच्छे से ज्ञान नहीं है तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे दोस्तों सांस्कृतिक भिन्नताएं, कल्चरल डिफरेंस। अब देखिए इसके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने पहले तो बात की अलग अलग स्टेट की बात की, अब हरियाणा की भी हम बात करें। हरियाणा के अंदर भी जैसे हिसार के अंदर लैंग्वेज अलग हो सकती है, चंडीगढ़ के अंदर लैंग्वेज अलग हो सकती है। हर स्टेट के अंदर भी एक गांव के अंदर लैंग्वेज अलग हो सकती है, दूसरे गांव के अंदर लैंग्वेज अलग हो सकती है, वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग हो सकता है। तो काफ़ी तरह की चीज़ें हो सकती है और ये सभी चीज़ें क्या है, हमारे मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर सकती हैं। और आगे दोस्तों तकनीकी भाषा का ज्ञान न होना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि मान के चलिए काफ़ी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो आज भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को क्या है कि आज जैसे कि यूट्यूब अच्छे से चलाना नहीं आता, या फिर जूम पे किस तरह से कनेक्ट होते हैं वो नहीं पता, वीडियो कॉल किस तरह से करते हैं वो नहीं पता, कंप्यूटर अच्छे से चलाना नहीं आता। तो ये क्या है कि तकनीकी भाषा का ज्ञान न होना, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। आजकल के बच्चों को तो खैर पता है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं वो आज भी नौकरी कर रहे हैं तो उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कुछ इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन बैरियर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों एक दो क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे दिसंबर 2020 में एग्ज़ाम हुए हैं, सितंबर में और नवंबर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ आपको। कुछ हमने अलग किए हुए हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये रहा, ये देखिए, ये रहा हमारा 24 सितंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। सिमेंटिक बैरियर, फॉल्टी मैसेज हो गया इसका,
आगे हम साइकोलॉजिकल अभी हमने बात की थी ना, साइकोलॉजिकल पुअर रिटेंशन, यानी कि अच्छे से न समझ पाना। अगले व्यक्ति ने कुछ बात कही है और हमने उसको कुछ और समझ लिया है, उसका अर्थ कुछ और निकाल लिया है, ठीक है। पर्सनल के अंदर लैक ऑफ टाइम, यानी कि टाइम की कमी होना। और फिजिकल बैरियर के अंदर क्या होता है, लैक ऑफ फिजिकल क्लियरिटी इन चैनल, यानी कि ये देखिए जो हम चैनल यूज कर रहे हैं उनके अंदर हो सकता है अच्छा चैनल ना हो, टूटा फूटा हो, या फिर जैसे हम टीवी लेके आए, टीवी टूटा हुआ हो, या फिर मोबाइल जो लेके आए हैं, मोबाइल के अंदर स्पीकर खराब हो, तो काफ़ी तरह की चीज़ें हो सकती है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन के अंदर हमें 2 ऑप्शन का पता ना चले, लेकिन 2 ऑप्शन का अगर पता चल जाए तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें से जो आया है हमारा, ये तो वो हो गया। और बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन में से जो क्वेश्चन आया, हाँ ये देखिए, ये 9 शायद 9 अक्टूबर को है, हाँ 9 अक्टूबर 2020 इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। इसके अंदर क्या है, समाचार पत्र में अस्पष्ट छपाई, इसका क्या है, भौतिक ध्वनि, यानी कि फिजिकल बैरियर हो गया ये यहाँ पे, ठीक है। संदेश की विभिन्न समझ की बात होगी ना, ये आर्थिम ध्वनि, अर्थ, ठीक है, अर्थ वही आ गई ना कि हमने कुछ भेजा, अगले ने कुछ और समझ लिया। संदेश की विभिन्न समझ, यानी कि हमने उसका अर्थ अलग निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आगे हम बात करते हैं संदेश का निष्क्रिय श्रोता अभिग्रहण, मनोवैज्ञानिक ध्वनि, यानी कि वो उसने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं की, जो हमने बोला वो उसको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया उसने। कुछ सहजातीय समूह के प्रति पूर्वाग्रह, सांस्कृतिक स्टीरियोटाइपिंग का मतलब यही होता है दोस्तों, हम किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही एक धारणा बना के रखते हैं, भाई ये व्यक्ति तो ऐसे ही है और ये इस व्यक्ति को तो बोलना ही नहीं आता, क्या है ये, क्या है, ऐसे ही है, तो ऐसे हम पहले से ही धारणा बना लेते हैं, तो उस वजह से हमारा कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और ऑफ कम्युनिकेशन में से दोस्तों पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर दोस्तों हम लाइव मॉक टेस्ट लेंगे, और लाइव मॉक टेस्ट में कोशिश करेंगे आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से, वो सभी क्वेश्चन हम करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएफ चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर 1 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे। नंबर 2 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे। नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 4 पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर 5 पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार-बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।